आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से में एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी है, वीरान है और दुनिया की नजरों से काफी हद तक छिपी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। आज हम इस जमे हुए महाद्वीप के इर्द गिर्द घूमने वाले गहरे रहस्यों, सख्त संधियों और इतिहास में दबे उन दावों का पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे जो हाल ही में सामने आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बर्फीले रेगिस्तान की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि श्रोता आखिर क्या कह रहे हैं। इस जांच को शुरू करने के लिए सबसे पहले इस पाबंदी के विशाल स्तर पर गौर करना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, आम जनता को कानूनी तौर पर अंटार्कटिका का 99% हिस्से पर कदम रखने की सख्त मनाही है। वहां आजादी से घूमने या अपनी मर्जी से पर्यटन करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। और ये पाबंदी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अंटार्कटिका बर्फ का कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं है। ये यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक साथ मिलाने पर भी उससे बड़ा इलाका है। इतने बड़े भूभाग को पूरी तरह से निषिद्ध कर देना सच में अपने आप में अभूतपूर्व है। अब इन कड़े नियमों की शुरुआत होती है 1959 की अंटार्कटिक संधि से। आधिकारिक तौर पर इस संधि के नियम बहुत स्पष्ट हैं कि यह शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच वैज्ञानिक सहयोग के लिए बनाई गई थी, जहां किसी भी तरह का निजी अन्वेषण पूरी तरह से बैन है। लेकिन स्रोत यहाँ एक बिल्कुल अलग ही कहानी पेश करते हैं। उनका दावा है कि संधि का असली मकसद शांति नहीं बल्कि एक गुप्त इतिहास को छुपाना है, ताकि बर्फ के नीचे चल रही किसी रिवर्स इंजीनियरिंग तकनीक को बाहरी दुनिया से बचाया जा सके। तो चलिए अब इन सिद्धांतों के केंद्र में मौजूद ऐतिहासिक घटना पर नजर डालते हैं। 1946 का ऑपरेशन हाई जंप। सरकार ने इस मिशन को आधिकारिक तौर पर सिर्फ एक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग मिशन का नाम दिया था, लेकिन स्रोत एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड के नेतृत्व वाले इस अभियान के विशाल सैन्य आकार पर बहुत जोर देते हैं। जरा आंकड़ों को देखिए, 13 जहाज, एक पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर और 5000 पूरी तरह से हथियार बंद सैनिक। एक साधारण ट्रेनिंग के लिए इतनी बड़ी फौज को अंटार्कटिका के बर्फीले तूफानों में क्यों भेजा जाएगा? कथित तौर पर इतनी बड़ी फौज का असली मकसद बेस 211 नाम के एक खुफिया भूमिगत ठिकाने को खोजना और उसे नष्ट करना था। इस पूरी टाइमलाइन में जो बात सबसे ज्यादा खटकती है वो है मिशन का अचानक खत्म होना। 8 महीने की पूरी प्लानिंग और भारी भरकम रसद के साथ शुरू हुआ ये विशाल सैन्य अभियान अचानक सिर्फ 40 दिनों के अंदर ही रद्द कर दिया गया। एडमिरल बर्ड समय से पहले लौट आए और स्रोत बताते हैं कि वो काफी घबराए हुए और डरे हुए लग रहे थे। आखिर 40 दिनों के भीतर उस सफेद रेगिस्तान में ऐसा क्या हुआ जिसने इतने बड़े सैन्य बल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? इस रहस्यमयी वापसी के बाद एडमिरल बर्ड ने मीडिया को जो चेतावनी दी वो और भी चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर ऐसी उड़ने वाली वस्तुओं द्वारा हमला किया जा सकता है जो अविश्वसनीय गति से एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जा सकती हैं। जरा सोचिए, 1940 के दशक में जब एविएशन तकनीक बस शुरू ही हुई थी, तब एक सम्मानित सैन्य अधिकारी द्वारा ऐसी तेज गति वाले विमानों की बात करना ये सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला बयान था। और बस यहीं से ये पूरी कहानी एक बेहद रहस्यमयी सीक्रेट डायरी के दावों में बदल जाती है। इन दावों के अनुसार बर्ड ने सिर्फ बर्फ ही नहीं देखी, उन्होंने अपना विमान ध्रुव पर बने एक विशाल छेद के अंदर उड़ाया था। वहां नीचे उन्हें 74 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान वाली एक हरी भरी घाटी मिली। बर्फ के बीचों बीच एक असंभव सी जगह। माना जाता है कि वहां उन्हें एक चमकता हुआ शहर मिला और अरानी नाम की एक उन्नत भूमिगत सभ्यता से उनका सामना हुआ, जिसने मानवता को परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में गंभीर चेतावनी दी थी। स्रोत इन दावों को सिर्फ एक पुरानी डायरी तक सीमित नहीं रखते, वे आधुनिक सैन्य मुठभेड़ों की भी बात करते हैं। 1991 में सार्वजनिक हुए सोवियत दस्तावेजों का हवाला देते हुए ये दावा किया जाता है कि एडमिरल बर्ड के बेड़े पर वास्तव में ऊर्जा किरणें यानी एनर्जी बीम्स छोड़ने वाले यूएफओ ने हिंसक हमला किया था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आज की आधुनिक सोनार रिपोर्टों का हवाला देते हुए स्रोत बताते हैं कि नौसेना ने पानी के अंदर 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली फुटबॉल मैदान के आकार की विशाल वस्तुओं को ट्रैक किया है। पानी के भारी दबाव में इतनी गति, ये तो हमारी मौजूदा भौतिकी की समझ के बिल्कुल बाहर है। तो अगर ये सब सच है
तो इसे दुनिया से छुपाने के पीछे आखिर मकसद क्या हो सकता है? आइए ऑन्टोलॉजिकल शॉक के इस पहलू को समझते हैं। स्रोत इसके लिए ऑन्टोलॉजिकल शॉक को जिम्मेदार मानते हैं। इसे ऐसे समझें, यदि अचानक ये साबित हो जाए कि सब कुछ जो हम जानते हैं वो गलत है, तो क्या होगा? मानव मस्तिष्क और समाज उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यदि दुनिया को असीमित मुफ्त ऊर्जा या बर्फ के नीचे बसी किसी पूरी तरह से अलग सभ्यता के बारे में पता चल जाए, तो हमारे विज्ञान, धर्म और वास्तविकता की बुनियादी समझ ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ऊर्जा पर एकाधिकार रखने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं रातों रात दिवालिया हो जाएंगी। लेकिन रुकिए, स्रोत सामग्री यहाँ एक संदेहास्पद एंगल भी सामने रखती है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये बर्फ के नीचे छुपे रहस्य वाली कहानी वास्तव में सच है, या फिर ये असल दुनिया के संकटों से ध्यान भटकाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है? एक तरफ ये थ्योरी है कि सरकारें किसी प्राचीन सभ्यता या गुप्त ड्रोन परीक्षणों को छिपा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये विचार भी है कि शायद सरकारें जानबूझकर जनता को इन एलियन कथाओं में उलझा रही हैं, ताकि विफल अर्थव्यवस्थाओं, महंगाई और विदेशी युद्धों जैसी असली और गंभीर समस्याओं से ध्यान हटाया जा सके। जो आखिरकार हमें सार्वजनिक विश्वास से जुड़े एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सच में इस जमे हुए महाद्वीप के नीचे कोई दबाई गई सच्चाई और एक उन्नत दुनिया छिपी है, या ये रहस्य खुद ही हमारा ध्यान भटकाने के लिए रचा गया एक बहुत बड़ा आधुनिक भ्रम है? इन दावों को कैसे देखा जाए, ये पूरी तरह से इन सबूतों पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तो तय है, अंटार्कटिका की खामोश बर्फ आज भी अनगिनत राज अपने अंदर समेटे हुए है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।